हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग? आज हम लोग जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो डिजीज़ के बारे में है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अरे सोशल फार्मेसी का सोशल फार्मेसी का थोड़ा डिजीज़ बड़ा हो जाएगा तो शायद से एक वीडियो में नहीं आएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा। तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसमें से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस होता है, कौन कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसे सबसे पहला जो हमारा है चिकन पॉक्स आता है। चिकन पॉक्स आपने देखा रहेगा कि बहुत लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स हुआ है। तो ये जो चिकन पॉक्स होता है, ये हम लोग देखो, जब भी रेस्पिरेटरी सोशल फार्मेसी का हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं देखने वाले हैं कि किसी भी ड्रग का पूरा एकदम डीप में जाके नहीं देखने वाले हैं। क्लियर? उसका कुछ ऐसा पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो, अभी जैसे चिकन पॉक्स मैंने अभी लिया है, तो एक ड्रग लिए, उस ड्रग का क्या कौन सा एक रीजन है जिसकी वजह से होता है, एक एजेंट होता है जो जिसकी वजह से ये होता है। पहला ये हो गया। फिर उसका सिम्टम्स क्या होता है, क्या क्या उसके मतलब होने के बाद क्या क्या उसको सिम्टम्स होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस होती है वो। फिर ये जो एपिडेमियोलॉजी होता है, ये कब आया और कितना अभी तक केसेस दर्ज हुए हैं, कितना प्रॉब्लम्स हुआ है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, देखते हैं कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो चिकन पॉक्स होता है, ये जो चिकन पॉक्स होता है, ये कॉज्ड होता है किससे? वी डब्ल्यू सॉरी वी जेड और वी से। इसको बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस ये क्या करता है? ये कॉज करता है इची इची ब्लिस्टर लाइक रैश। मतलब कि जिधर भी होता है ना, उधर इचिंग होने लगता है और ऐसे रैशेस हो जाएगा। इससे रैश हो जाएगा, तो ये जो रैशेस एरिया होता है, ये पूरा इचिंग भी होगा। ये क्या हो जाएगा? इचिंग भी होता है। इचिंग के साथ में इचिंग के साथ में क्या हो जाएगा? रैशेस भी होता है। क्लियर? क्लियर? ये दो चीजें होती है, मेनली ये चीजें होती है स्टार्टिंग में। क्लियर? जो देखो, आपको याद करने की जरूरत है, ये जो वी जेड और वी वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, उसको आपको याद करना है। वेरिसेला जोस्टर वायरस को याद करना है। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें लिख सकते हो। क्लियर? मेन जो टॉपिक हम लोग को देखना है इसमें, तो वो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, उसको देखना होता है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा सिम्टम्स है उसको देख लेते हैं। ब्लिस्टर होता है, स्कैब होता है, अल्सर हो जाता है और रेड स्पॉट हो जाता है। क्लियर? मतलब कि सभी मिला जुला के एक ही जैसा रहता है। ब्लिस्टर मतलब ऐसे ऐसे उभर जाएगा। क्लियर? और रेड स्पॉट मतलब ऐसे पूरा जगह जगह वैसा पूरा रेड रेड जैसा हो जाएगा। और जो मेनली होता किधर से है? सबसे पहले होता है फेस से धीरे धीरे ओवरऑल बॉडी में फैलने लगता है। फेस से धीरे धीरे पूरा ओवरऑल बॉडी में फैलने लगता है। क्लियर? तो देखो, उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो देखो, आ, तो अगर मैं बॉडी में बात करूं तो जो होल बॉडी है उसमें क्या सबसे पहले क्या हो जाएगा? फटीग होने लगेगा, फीवर होने लगेगा और लॉस ऑफ एपेटाइट। क्योंकि अगर थकावट सी हो रही है तो मतलब खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं, और फीवर भी हो रहा है तो मतलब उस टाइम भी खाना नहीं खाएंगे, तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम की वजह से भूख भी मरने लगती है और क्या हो जाता है? फटीग और फीवर भी आने लगता है। क्लियर? अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं मैं तो हेडेक होने लगेगा, ईचिंग होने लगेगी, और जो पूरा थ्रोट है, जो थ्रोट है, पूरा गला है, पूरा खराब हो जाएगा। और और जो लिम्फ नोड है वो पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है, बैक्टीरिया या
वायरस आता है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। हमारा बॉडी क्या हो जाता है, स्वेल होता है। स्वेल का रिस्पॉन्स कौन करता है, हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर जाता है, जाके कलेक्ट होगा, जाने के बाद कलेक्ट होगा, जो भी बैक्टीरिया रहेगा फॉरेन पार्टिकल रहता है, तो इसलिए वो स्वेल हो जाता है। क्लियर। अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ मैं, तो 90% जो इन्फेक्टेड पीपल रहते हैं, 90% जो इन्फेक्टेड पीपल रहते हैं, वो ओवरऑल कितना जो है वो उनके नाम पे कितना केसेस दर्ज है, 6,70,000 इतना केसेस दर्ज है। क्लियर। जो एपिडेमियोलॉजी है वो वेरिसेला जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में होते हैं। क्लियर। यूनाइटेड स्टेट से आता है। क्लियर। और ये क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा अगर बात करें तो क्या होता है कि क्लियर, अगर देखो क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट में तो ज़्यादा होता ही है, उसके साथ में क्या होता है कि वहाँ से अगर कोई निकल के कहीं और गया है, अगर उसने उसका वैक्सीन्स नहीं लिया है, तो भी क्या हो जाएगा, वो दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी अगर उसको हुआ है तो दूसरे को फैलाएगा ही, और दूसरे किसी कांटेक्ट में आएगा तो भी उसको हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारा आता है मीजल्स आता है। ये मीजल्स कैसा होता है कि मीजल्स एज लाइक कैसा रहता है कि आ, हम लोग जो ये रूबेला भी देखेंगे ना, रूबेला और मीजल्स दोनों लगभग लगभग सेम रहते हैं, लेकिन एकदम सेम नहीं रहते। क्लियर। तो क्या होता है, पहले मीजल्स देख ले। मीजल्स क्या होता है, कॉज होता है सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप आरएनए। जो ए आरएनए रहता है, इसी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से होता है। क्लियर। और ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, नोज और थ्रोट में मिलता है। नोज और थ्रोट मिलता है, चाइल्ड और अडल्ट दोनों में प्रेजेंट होता है। क्लियर। दोनों में मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है मतलब कि ये फटाफट कॉपी बनाता है। तो और प्रेजेंट का होता है नोज और थ्रोट में। क्लियर। सिम्टम्स की बात करूँ तो हाई फीवर होता है, कफ आ जाएगा, रनी नोज आ जाएगा, वाटरी आई हो जाएगा। क्लियर। और क्योंकि सर्दी होता है, छींक आती है जब सर्दी होता है, तो इतनी जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसी को बोलते हैं। क्लियर। एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ मैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और मेजोरिटी ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा होता है किधर, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और क्योंकि ये इसमें सर्दी जुकाम होता है, तो इसलिए विंटर टाइम में होता है, विंटर टाइम होता है। और 70 मिलियन केसेस अभी तक रिकॉर्डेड है, और 242 डेथ हुआ है। अगर मैं बात करूँ 2006 के डेटा के हिसाब से, 2006 के डेटा के हिसाब से बात करूँ, तो 242,000 डेथ अभी तक वर्ल्ड वाइड में हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन केसेस अभी तक हो गए। क्लियर। मीजल्स, मीजल्स मतलब ये समझ लो नाक और थ्रोट में रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्लियर। ये दोनों लिख रहे हैं, आप सिम्टम्स लिख देंगे और बता देना कि विंटर में रहता है, विंटर में रहता है, और यूएसए में प्रेजेंट होता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, लेकिन यूएसए में ज़्यादा मिलता है। क्लियर। और 17 मिलियन केसेस अभी तक हो गए हैं, और 242,000 डेथ हो गया अभी तक, मतलब 2006 के डेटा के हिसाब से। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है रूबेला। उसके बाद हमारा आता है रूबेला। रूबेला क्या होता है, रूबेला में रूबेला का जो वायरस होता है वो जनरल मीजल्स जो होता है, जनरल मीजल्स जो होता है वही होता है। इसको ना जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। क्लियर। और जो अगर मैं बात करूं तो इसका जो वायरस होता है, उस वायरस को हम लोग बोलते हैं RUV। जो वायरस होता है उस वायरस को बोलते हैं RUV, RUV ऐसे लिखते हैं। R कैपिटल में रहेगा, U छोटा में रहेगा, और V कैपिटल में रहेगा। RUV से होता है। क्लियर। और ये क्या करता है कि देखो फीवर होता है, और इसमें ज़्यादा फीवर तो नहीं होता है, फीवर होता है लेकिन बहुत कम फीवर होता है, लेकिन बॉडी के ऊपर क्या होता है, रैश होने लगता है, बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाता है। क्लियर। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कांटेक्ट में होता है, तो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। और अगर प्रेग्नेंट कोई अगर है,
मतलब प्रेग्नेंट अगर वुमेन है, तो अगर उनको अगर पॉजिटिव है, वो अगर पॉजिटिव है, तो ये बहुत चांसेस है, और कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो वो जो रूबेला रहेगा, वो जो फीटस रहेगा, फीटस को भी ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे फीटस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। एक तो हो जाएगा विजन लॉस, और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे हार्ट का कुछ डिफेक्ट हो सकता है, हार्ट में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। अब देखो, रूबेला वायरस कैसा होता है कि पूरे बॉडी में एकदम रेडनेस, सबसे पहले ये भी जो रूबेला वायरस होता है, सबसे पहले दिखाया जाता है फेस पे, फेस के बाद पूरे ओवरऑल बॉडी पे हो जाएगा। आप किसी न किसी को देखे रहोगे, नोटिस किए रहोगे कि उनके बॉडी पे, पूरे बॉडी पे डॉट डॉट रेड जैसा रहता है, डॉट डॉट रेड जैसा रहता है, उसी को बोलते हैं रूबेला वायरस, उसी को बोलते हैं रूबेला वायरस। क्लियर। जो रूबेला वायरस होता है, इसको ना एक और बोलते हैं कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स, कंजनाइटल, जिसको बोलते हैं CRS, कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम्स। ये क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस जब कंडीशंस होता है रूबेला का, तो उस कंडीशन में होता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब ये कंडीशंस कब हो जाती है, जब कोई प्रेग्नेंट औरत को, जब फीटस रहता है, उसको जब ट्रांसफर होता है, तो उसी को बोलते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी में जो प्रॉब्लम्स होता है, उसी को बोलते हैं। क्लियर। जो रूबेला वायरस रहता है, वो क्या होता है, इसका अगर केसेस की मैं बात करूं, इसके अगर केसेस की मैं बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 26,000 तक इसके जो केसेस हैं वो दर्ज हुए, 26,000 तक इसके जो केसेस हैं अभी तक आए हैं। क्लियर। वर्ल्ड वाइड में। और कितने होते हैं ये, ईच ईयर में, मतलब एवरी ईयर में 26,000 तक केसेस आते हैं। और ज़्यादा अगर किधर मिलता हमको, एशिया हो गया, एशिया के साथ में अफ्रीका हो गया, उसके मिडल ईस्ट में कुछ रहते हैं, उधर भी मिलता है। क्लियर। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, तो देखो, एक तो हेडेक हो गया, स्टफी नोज हो गया, इन्फ्लेम्ड इन्फ्लेम्ड हो गया, या फिर रेड आई हो गया। उसके साथ में अगर मैं बात करूं, तो पिंक आई हो जाएगा, वही रेड आई जैसा। जॉइंट पेन होने लगेगा, और लिम्फ नोड इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, लिम्फ नोड। क्लियर। और इसके साथ में क्या हो जाता है, कफ आता है, इसके साथ में क्या होता है, कफ आता है, और हेडेक तो मैंने बताया। क्लियर। और ये देखो, एवरी 6 to 9 ईयर्स में पैंडेमिक होता है, पैंडेमिक में तो 10 से 30 साल के बीच में ये होता है। क्लियर। तो लास्ट जो वर्ल्ड वाइड में इसका पैंडेमिक आया था, वो था 1962 से लेके 1964 तक, 2 साल तक इसका पैंडेमिक था, 2 साल तक इसका पैंडेमिक था। क्लियर। अब देखो, अगर मैं देखो, मैं लास्ट टाइम आपको जब मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने बताया था आपको कि पैंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है। तो देखो, पैंडेमिक मतलब ये होता है कि पैंडेमिक वो समझ लो कि जो कोरोना वायरस था, वो हमारा पैंडेमिक था, मतलब कि जो इसका रेट रहता है, ग्रोथ का रेट रहता है, अगर आज 10 है, तो कल 50 का पूरा हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद 500 हो जाएगा। तो इतना जो केसेस फटाफट होते हैं, तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। एपिडेमिक उसको बोलते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक, जैसे कुछ एक सम कुछ उस एरिया में, जितने लोग रहेंगे, सॉरी, उसको एंडेमिक बोलते हैं, जिस एरिया में जो कुछ आदमी लोग रहेंगे, तो सबको ना वही सेम बीमारी होगी, तो उसको बोलते हैं कि उस स्पेसिफिक रीजन में होता है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। और अगर एपिडेमिक की बात करूं मैं, तो जो एनिमल्स हो जाए या तो फिर पीपल्स हो जाए, तो उनको सेम टाइम पे सेम डिजीज होती है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। क्लियर। तो हम लोग पेंडेमिक, ये समझ लो, पेंडेमिक हमारा क्या हो जाएगा, पेंडेमिक हमारा हो जाएगा कोरोना वायरस को उसकी जगह पे रख के देखो, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर।
और ये देखो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक कोड होता है, और ये भी आरएनए और डीएनए के जरिए प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसकी भी कॉपी फटाफट बनती है, क्योंकि आरएनए और डीएनए अगर प्रेजेंट होता है तो अगर किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस में, किसी भी चीज में अगर आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉपी जो फटाफट मतलब जल्दी बनती है एज कम्पेयर टू बाकी जो भी रहते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे मम्प्स। उसके बाद देखेंगे मम्प्स। जो मम्प्स होता है तो इसको बोलते हैं पैरामेक्सो वायरस। पैरामेक्सो वायरस। क्लियर। और ये होता किधर पता है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड के इधर ही होता है। और पैरोटिड ग्लैंड होता किधर है, पैरोटिड ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड है ना, उसी को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड है तो सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाएगा, एकदम स्वेल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जब स्वेलिंग होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद ना हमारा पूरा फेस, इसमें क्या जो चीक रहता है ना, चीक रहता है ना, एकदम उभरा उभरा सा दिखता है, उभरा उभरा सा दिखता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती है। जैसे एक हेडेक हो गया, उसके बाद मसल ऐके हो गया, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट एपेटाइट हो गया, फीवर हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्लियर। अब देखो, ये ना जो मम्स होता है ना, इसका देखो वैक्सीन भी आता है, इसका वैक्सीन भी आता है, और उस वैक्सीन का नाम होता है MMR। एम एम आर वैक्सीन। ये अगर MMR वैक्सीन अगर लगाते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चे रहेंगे, मतलब किसको भी अगर लगा देंगे तो मोस्टली अगर बचपन में लगा देते हैं तो इससे बचा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और ये वायरल होता है तो इसके लिए इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या करता है कि मोस्ट ऑफ ना, जब 2 से 12 का जब एज होता है ना, इसी के बीच में ये अटैक करता है। 2 से 12 के अटैक एज में ही करता है। और अगर बचपन में नहीं लिए रहते हैं, अगर ये वैक्सीन को इसी एज में अगर नहीं लिए रहते हैं तो बाद में उस वैक्सीन को लेके कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर। क्लियर। क्योंकि अगर बाद में लेते हैं तो उनको वो डोज बार बार लेना पड़ता है, इसलिए 2 से 12 साल के बीच में अगर डोज ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लियर। अगर मैं देखो क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है कि 6 to 18 डेज आफ्टर इन्फेक्शंस। क्लियर। ये सब अगर हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, फीवर की स्पेलिंग गलत है, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल ऐके हो गया, टायर्डनेस हो गया, और लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर। और देर आर 100 and 1000 केसेस पर 1 लाख। 1 लाख, एक मतलब इतने 1 लाख अगर लोग हैं, 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 100 से 1000 पर्सन जो रहेंगे वो पीपल इन्फेक्टेड रहेंगे मम्प से, मम्प से इन्फेक्टेड रहते हैं। क्लियर। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बर्ड फ्लू, ब्लड फ्लू, जिसको बोलते हैं एवियन बर्ड फ्लू, जिसको हम लोग बोलते हैं एवियन फ्लू। जो बर्ड फ्लू होता है ना, ये ना मोस्टली होता कैसे है, जो भी डोमेस्टिक डोमेस्टिक बोल सकते हैं, या जो भी हमारे घर के आजू बाजू में जो भी कुछ बर्ड्स रहते हैं ना, उनकी वजह से होता है। जैसे एक हम अगर मुर्गी खाते हैं तो चिकन हो गया, हैन हो गया, उसके बाद डक हो गया, तो ये सब जो बर्ड होती है ना, इन्हीं लोग की वजह से ही यही लोग क्या करती हैं, कैरी करते हैं। इन्हीं लोग क्या करती हैं, कैरी करते हैं कौन सा, बर्ड फ्लू। और इसके अंदर ये वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये होता है वायरस। और इस कौन सा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है ना, इसमें फीवर बहुत ज़्यादा आता है। अगर बचपन में अगर इसका देखो बचपन में, और इसका ना
वैक्सीन भी आता है। एक एक बार अगर आप इन्फ्लुएंजा का अगर लगा देंगे तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो होता है वो 1 साल तक होता है। तो डोज के हिसाब से इसको देखते हैं, 5 ऐसा डोज होता है, 5 mg, 10 mg का डोज होता है, तो 1800 1300 का ऐसा कुछ रुपए मिलता है। तो एक बार लगा लगा दोगे आप, तो 1 साल तक आपको इसमें क्या होता है, बार बार आपको ना फीवर आते रहेगा, बार बार आपको फीवर आते रहेगा। तो क्लियर, तो इसके लिए इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, वैक्सीन ले सकते हो। क्लियर। देखो, जो बर्ड फ्लू होता है ना, जो बर्ड फ्लू होता है ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, अगर मेडिसिन से ना इसको ट्रीट कर लेते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं, मेडिसिन से इसको ट्रीट इजीली कर सकते हैं। क्लियर। और क्या होता है कि ये एक ना, ये देखो, एक से दूसरे के बीच में ट्रांसमिट कभी होगा जब कोई अगर इन्फेक्टेड है और आप चिकन लेने गए, वो अगर बर्ड जो भी है चिकन है वो अगर इन्फेक्टेड है, तो उसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको हो जाएगा। क्लियर। और अगर वो तो हुआ, अगर किसी एक पर्सन को भी हो गया है, एक पर्सन को हो गया है, तो सेकेंड पर्सन को भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, किसी दूसरे पर्सन को भी ट्रांसमिट करता है। और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी होता है ट्रांसमिट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी होता है। क्लियर। इतना यही है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, आप इतना समझ लो कि ऐसे ऐसे ट्रांसमिट होता है, मेडिकल से ट्रीट कर सकते हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी होता है, और इन्फेक्टेड अगर चिकन हैन डक ये सब रहेंगे, कुछ बर्ड्स जो डोमेस्टिक बर्ड रहते हैं, तो उनसे ट्रांसमिट होता है। क्लियर। कफ फीवर, कफ हो गया, फीवर हो गया, फिर सोर थ्रोट, मसल एके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब इसका कॉम्प्लिकेशंस हो गया, इसका सिम्टम्स हो गया। एपिडेमियोलॉजी की बात करूं, जो एवियन वायरस होता है वो स्प्रेड होता है एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक, अफ्रीका तक। और ये क्या है, एंडेमिक, एंडेमिक इन पॉपुलैरिटी। एंडेमिक मतलब क्या होता है कि उस एरिया में, एंडेमिक मतलब उस एरिया में, उस रीजन में एक वो स्प्रेड होता है, फिर उसी रीजन में जाते हैं तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं बर्ड फ्लू से। देखते हैं ना, बोलते हैं कि उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लू निकल रहा है, बर्ड फ्लू निकल रहा है, उधर जाना नहीं है। फिर क्या हो जाएगा कि उस टाइम पे जब भी बर्ड फ्लू आएगा तो फिर चिकन का जो रहेगा भाव एकदम गिर जाएगा, कोई चिकन नहीं खाता है, क्योंकि जिस एरिया में चिकन लोग को रखा गया तो पॉसिबिलिटी रहती है सभी को हुआ रहेगा, तो चांसेस हमको भी हो जाए, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं उस टाइम पे। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं N1 H1, H1N1 फ्लू, जिसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ना लगभग आज से 15 साल पहले, स्वाइन फ्लू आज से 15 साल पहले आया था। जो क्या हुआ था, जिसको ना पिग इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं, पिग इन्फ्लुएंजा। और ये क्या होता है कि ये ना वैक्सीन से भी क्या होता है, ट्रीट होता है, वैक्सीन से भी, इसकी वैक्सीन आती है, वैक्सीन से आराम से ट्रीट हो जाता है। और क्या होता है कि ये सब क्या होता है, एक बार अगर हो गया ना तो आप ट्रीट हो सकते हो, ऐसा नहीं क्योर, मतलब अच्छे से आप क्योर हो सकते हो, वो चलते नहीं रहता है। देखो, होने का चांसेस किससे किससे हो सकता है, पहला तो एक हो सकता है कि एयरबॉर्न, पहला हो गया एयरबॉर्न, एयरबॉर्न मतलब सांस ले रहे हो तो उसके उसके उस रास्ते से हो सकता है। दूसरा, टच करने से, कंटामिनेटेड प्लेस है तो उसको आप टच कर दिए तो हो सकता है। उसके बाद सलाइवा से हो सकता है, सलाइवा, सलाइवा में फॉर एग्जांपल किसिंग हो गया, या फिर कोई ड्रिंक उसको शेयर कर दिए तो भी हो सकता है। स्किन टू स्किन टच होगा, स्किन टू स्किन टच होगा तो भी होगा। ये ये सब हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो फीवर, चिल्स, कफ, सोर थ्रोट, वाटरी। क्लियर। और मतलब नाक से पानी आना, फिर उसका रेड आइज हो गया, फटीग, डायरिया, नौसिया, वोमिटिंग, ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी। क्लियर। और जैसे आप फ्लू के कांटेक्ट में आओगे तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है।
क्लियर। इसमें दोनों में देखो इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है, लेकिन दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा ये देखो उस वायरस से होता है, मतलब ये पिग के इन्फ्लुएंजा से होता है, पिग के इन्फ्लुएंजा, और ये जो कुछ बर्ड्स रहेंगे तो उनके इन्फ्लुएंजा से होता है, तो इसके लिए बोलते हैं। चलो अभी आगे हम लोग दूसरा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि यूएस में नंबर ऑफ क्लिनिकल इलनेस वाज एस्टिमेटेड एट 59 मिलियंस, 59 मिलियंस क्लिनिकल एस्टिमेट हुआ है, और 265,000 हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, और जिसमें से 12,000 डेथ हुआ है, 12,000 डेथ हुआ है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है, देखो अब ये चीजें देख लेते हैं हम लोग। सार्स, एक्यूट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, उसके बाद है MERS, सार्स और MERS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, उसके बाद MERS जिसको मिडल ईस्ट सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। देखो दोनों में डिफरेंट क्या है पता है, देखो तीन टाइप के एक कोरोना वायरस हुए थे, कोरोना वायरस तीन टाइप के हुआ था। अब मैं इसको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो तीन टाइप के, जो सबसे पहला देखो सबसे पहले जब आया था ना तो वो था 2003 में आया था, 2003 में। ये जो 2003 में वायरस आया था, इस वायरस को बोलते हैं सार्स। क्या बोलते हैं? सार्स। ये जो सार्स था, ये सार्स कोरोना वायरस था, सार्स कोरोना वायरस था। उसके बाद 2012 में, 2012 में आया दूसरा जिसको बोलते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, जिसको बोलते हैं ई सॉरी MARS, रहेगा ना दूसरा मिडल ईस्ट वाला, MERS। और 2020 में तो आपको पता है, ये पूरा सबको पता ही चल गया था, जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, ये कोविड 19, ये कोविड 19। अब देखो 2003 में आया था सार्स कोरोना वायरस, यही इसी का ही जो एडवांस वाला था, इसी का एडवांस वाला था 2019 में, 2020 में आया था कोविड 19, कोविड 19। और उसके पहले जब था तो वो क्या था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। क्लियर। जो 2003 में आया था उसका ही एडवांस था 2020 में कोविड 19। ये भी ये भी कोविड है, लेकिन ये 19 मतलब 2019 में आ गया था, लेकिन वो चाइना में था उस टाइम पे, उस टाइम पे चाइना में था। तो देखो क्या होता है कि सार्स कोरोना वायरस दोनों देखो यही वही है, इसमें भी वही है, सार्स और कोविड 19 सिम्टम्स इसका, जो इसका सिम्टम्स को सार्स का है, कोविड का होता है, सेम सिम्टम्स दोनों में होता है। और इसमें भी क्या होता है, फीवर आना, डायरिया, ड्राई माउथ, लो ऑक्सीजन लेवल। सबसे ज्यादा जब स्टेज 2 आया था, जब स्टेज 2 आया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था कि सबका ऑक्सीजन लेवल जो था, ऑक्सीजन में बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा था, इसके लिए ही क्या सबकी डेथ हो रही थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे सबको, और उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा होने लगी थी। क्लियर। देखो जो डिजीज था रैपिडली पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुआ था, पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुआ था। और क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा रहेगा कोविड 19 हर एक पूरा हर जगह लॉकडाउन लगा था, पूरे हर जगह लॉकडाउन लगा था। क्लियर। और जो एंडेमिक था, देखो सबसे पहले कहाँ आया था, 2020 में नवंबर में चाइना में। और ये आया कहाँ से था, 2003 में आया था हांगकांग से, 2003 में आया था हांगकांग से, और 2020 में आ गया चाइना में। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में धीरे 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 फैलने लगा था। क्लियर। ये समझ लो कि 11% लोगों का डेथ हुआ था, ओवरऑल जो डेथ हुआ था, ये एवरी एज के लिए, ऐसा नहीं छोटे बड़े लोग की नहीं, लेकिन मोस्टली जो डेथ हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली, किसी को अगर डायबिटीज भी है, किसी को अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है,
तो ये सब जो भी पेशेंट है ना वो ज्यादा अफेक्टेड हो जा रहे थे, वो ज्यादा अफेक्टेड हो जा रहे थे। क्लियर। और जिसका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। क्लियर। सेम ऐसे ये भी है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये क्या होता है कि आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरेबिया 2012 में आया था, जो MERS जो 2012 में आया था। कहाँ आया था? सऊदी अरेबिया में। क्लियर। ये जो ये वायरस होता है जिसको बोलते हैं जूनोटिक, जूनोटिक है। क्लियर। और इसको बोलते हैं जूनोटिक वायरस बोलते हैं। और क्या होता है कि सबसे पहले ना ये ना जो क्या होता है एनिमल लोग पहले इन्फेक्ट होंगे और वो ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस को, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको जूनोटिक। क्या बोलते हैं उसको? जीनोटिक्स। और सिम्टम्स जैसा सार्स का था वैसा सेम कोविड-19 का भी होता है। और एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो 2562 कंफर्म्ड केसेस थे। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेनिंगो। इसमें इसके बाद देखते हैं मेनिंगो कोकल मेनिंगाइटिस। ये जो होता है ये कॉज होता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया से। वो जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है नाइजीरिया मेनिंगाइटिडिस। मेनिंगाइट मेनिंगाइटिडिस। क्लियर। ये होता है बैक्टीरिया। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है? फीवर्स होता है, फटीग होता है, वोमिटिंग होता है, हाथ एकदम ठंडा पड़ जाएगा, हाथ और पैर दोनों ठंडा पड़ जाएंगे। और पूरे बॉडी में क्या होने लगेगा? पेन होने लगेगा। और ज्वाइंट पेन होने लगेगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा और एब्डोमेन में पेन होने लगेगा। क्लियर। और रैपिड ब्रीथिंग होने मतलब फटाफट सांस लेने लगेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? डायरिया, लूज मोशन, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर। एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ तो 2019 में टोटल 375 टोटल केसेस आए थे। क्लियर। उसके बाद लेकिन क्या हुआ था, जब उसको अच्छे से एनालाइज किया गया तो पता चला कि उसमें से ज्यादा जो बच्चे हैं यंगर देन अगर 1 ईयर के हैं तो उनको ही क्या है, उनको ही ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनको ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब बच्चे हैं 1 साल के हैं या 2 साल के हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरा अगर तो अडोल्सन मतलब 12 साल की उम्र के जो बच्चे रहते तो उनको भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। क्लियर। अगर ज्यादा पीक किसी में हो रहा था, ज्यादा बच्चे में हो रहा था, फिर अडोल्सन मतलब 12-13 साल जो बच्चे हो रहे थे तो उनकी एज में भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्लियर। थोड़ा गला खराब हो गया पता नहीं क्यों। और मेनिंगोकोकल में क्या होता है कि आपके बॉडी पे ना ये भी रैशेस टाइप हो जाता है। और अगर सीवियर में बात करूं तो सीवियर में ना आपका क्या एकदम रैशेस इतना हो जाएगा कि जैसे कहीं आप जल गए हो तो जलने के बाद क्या होता है कि उधर से पूरा रेड रेड टाइप का ऐसा निकलने लगता है ना, उसी को बोलते हैं वो तो सीवियर हो जाएगा तब। अर्ली में हल्का हल्का ऐसा आप ईचिंग कर दोगे तो कैसा हो जाता है? रेड रेड हो जाता है, वैसा दिखता है। लेकिन अगर ज्यादा अगर सीवियर होगा तो ज्यादा सीवियर होने के बाद तो पूरा हाथ और पैर पूरा एकदम रेड पड़ जाएगा। और ऐसा लगेगा कि पूरा ब्लड बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद उसको लगा है कि अब उसको काटना पड़ेगा। ऐसा पूरा इतनी जल्दी हालत खराब हो जाती है। क्लियर।
और इसमें अगर मैं ज़्यादा उम्र वाले की बात करूँ मैं, तो उनको फीवर होना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, और नेक जो होता है पूरा स्टिफ हो जाना, नौसिया, और किसी भी लाइट को देख के सेंसिटिव हो जाने का, कंफ्यूजन हो जाने का, फिर बॉडी पे रेड या फिर पर्पल का कलर का अगर रैशेस आने लगता है, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर। अगर हम बेबीज की बात करें, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर पर्पल रैशेस आने लगते हैं। फिर स्लीपिंग का जो उनका पैटर्न रहता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि नींद आएगी नहीं, क्योंकि बॉडी में पूरा पेन रहेगा, तो उनको नींद आती नहीं है। फिर और कोई भी चीज़ खाने और पीने से मना करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन हुआ है, पूरा बॉडी के अंदर खराब हुआ है तो इसके लिए वो मना करते हैं खाने के लिए भी। हाई फीवर भी रहता है और हमेशा चिल्लाते रहते हैं। क्लियर। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसमिट होता है। और क्या होता है कि जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा या कहीं स्पिट कर दिए हैं, तो उससे भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। क्लियर। अभी हमारा लास्ट वन है शायद से। अच्छा अभी है थोड़ा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसको देख लेते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, ये क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक कई अब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी में बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसमें से एक हो गया एक्यूट फेरेंगाइटिस, मतलब जो फेरिंग्स रहते हैं उसके अंदर अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बोलते हैं एक्यूट फेरेंगाइटिस। या फिर ईयर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आ जाएगा, उसको बोलते हैं ईयर के अंदर, कान के अंदर। या कॉमन कोल्ड है, या कॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स होती है तो उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये सब प्रॉब्लम्स हो गए। फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। उसके बाद ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। कॉमन कोल्ड जैसा सर्दी जुकाम जैसा होने लगा। या तो फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया। जो जो हमारा ब्रोंकाई उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। निमोनिया हो गया, मतलब कि निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारा दोनों लंग्स होता है, ऐसा लगेगा जब आप निमोनिया का जाके ना एक्सरे देखोगे ना, तो बीच में से ऐसा लगेगा ना पूरा लंग्स ही पूरा गायब है, पूरा लंग्स गायब है, पूरा एकदम एम्प्टी जैसा दिखता है, एकदम एम्प्टी जैसा दिखता है, उधर से कुछ बचा ही नहीं है। कैसा भी आपको बोलूं मैं कि कभी निमोनिया का आप जाना ना तो गूगल करके देखना निमोनिया में आपको एक्सरे कैसा दिखेगा। जो लंग्स का जो साइज है ना, बीच में से ऐसा पूरा आपको आर पार पूरा दिखेगा, कुछ जैसे लगेगा ही नहीं। तो निमोनिया का ऐसा वो दिखता है। क्लियर। और ब्रोंकियोलाइटिस होता है उसमें जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है उसके अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो आपको देखो क्या हो सकता है। एक तो रनी नोज हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, बॉडी एके हो गया, फटीग हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगेंगे आपको, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है। तो जाहिर बात है सब सब चीजें लिख देने आपको कि रनी नोज हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट, बॉडी एके, क्योंकि सारा चीजें हो रहा है तो बॉडी एके होगा ही। और अगर इधर ही लंग्स में प्रॉब्लम है तो आपको भूख भी नहीं लगेगा। क्लियर। और लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया तो उसके बाद आपको थकावट भी लगेगी बहुत ज्यादा। क्लियर। और एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है वो कॉज होता है 4.5 मिलियन डेथ अमंग चिल्ड्रेन एवरी ईयर। क्लियर। ज्यादातर किसमें होता है, ये बच्चे लोग में ज्यादा होता है। क्लियर। और ये कैसा डेवलपिंग जो कंट्री होती है ना, उनमें ही ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे लोग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और घर में बंद बंद एसी यूज करेंगे। फिर अगर जो धुआं हुआ जो लगता है, तो ये सब चीजों से क्या होता है कि जो फेफड़ा रहता है अपना, लंग्स रहता है ना, वो खराब होता है। तो ये सब प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, जो रेस्पिरेटरी का जो भी रहता है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का तो जितना बड़ा ले लूँ मैं लेक्चर उतना बड़ा छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा उतना डीप में जाना नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, उसका जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है कि इसमें भी, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स पूरा ऐसे लगता है ना कि खत्म होने लगा है। लंग्स हमारा पूरा ऐसे खत्म, ऐसे ऐसा पूरा धब्बा धब्बा आने लगेगा, पैचेस आने लगेगा। ये पैचेस क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा कैन होता है ट्यूबरक्लोसिस। और यही बाद में अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कैंसर बन जाता है। क्या हो जाएगा, कैंसर बन जाता है। और देखो एक ना इसका ना एंजाइम्स आता है, एक में इंजेक्शन आता है, तो वो इंजेक्शन को अगर अप्लाई करते किसी को अगर मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है कि नहीं है, तो उस इंजेक्शन को जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद ना 24-48 आवर्स के अंदर ना वो जो एरिया रहेगा वो स्वेलिंग हो जाएगा। जब स्वेलिंग हो जाता है तो उसका ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है या नहीं है। वो इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे, तो जिस प्लेस पे इंजेक्ट किए रहते हैं वो एरिया हल्की से स्वेल हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये और क्या क्या करता है कि बैक्टीरिया जो अटैक करता है, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। किडनी पे अगर अटैक हुआ तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो ब्लड अगर फिल्टर नहीं होगा तो हमारा जब अगर ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा तो हमारा हार्ट भी खराब होगा। और ब्रेन में अगर अटैक करा तो हमारा ब्रेन भी खराब होगा, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो भी खराब होगा, डैमेज होता है। क्लियर। उसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करूं तो फीलिंग ऑफ सिकनेस और वीकनेस हो गया। और इसमें क्या होता है, जब जब भी इसकी मेडिसिन चलती है ना तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। देखो पहले क्या वेट लॉस हुआ, पहले वेट लॉस हुआ, लेकिन जब इसकी मेडिसिन चालू होती है, इतनी ज्यादा हैवी मेडिसिन होती है कि वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। क्लियर। उसके बाद फीवर हो गया, नाइट स्वेट हो गया, बहुत रात के टाइम में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। क्लियर। एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ तो इन 2020 में एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल जो होते थे वो ट्यूबरकुलोसिस से वर्ल्ड वाइड में मिले थे। क्लियर। जो उसमें से कितने 5.6 मिलियन जो थे वो मेन थे, और 3.6 मिलियन वुमेन थी। क्लियर। और 1.1 मिलियन जो चिल्ड्रेन थे। क्लियर। और जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक ग्रुप में अभी भी प्रेजेंट है। क्लियर। अभी तो जो ट्यूबरकुलोसिस और टीबी है उतने ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं है एज कम्पेयर जो हमारे दादा उदा के टाइम पे थे। उस टाइम पे अगर किसी को टीबी होता था तो पता चलता था, अरे क्या हुआ, टीबी हुआ था, तो उनका बचना मुश्किल हो गया ऐसा। लेकिन ये है कि इसका जो मेडिकेशन रहता है आपको बहुत क्योरिटी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसका आपने मेडिकेशन अच्छे से नहीं किया तो एक बार अगर बीच में इसका गैप हो गया तो आपको फिर से लेना पड़ता है, आपको फिर से पूरा मेडिसिन खानी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारा है इबोला। लास्ट वन हमारा है इबोला। जो इबोला है, इसका पॉजिटिव जो एजेंट है, जो वायरस है, वो जीनस से इबोला वायरस से मिलता है, और उसको बोलते हैं क्यूबा वायरस। क्या बोलते हैं, क्यूबा वायरस, और मरब्यूग वायरस और इबोला वायरस। ये तीन इसके नाम है, क्यूबा वायरस, मरब्यूग वायरस और इबोला वायरस। क्लियर। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इबोला, इबोला हीमोरेजिक फीवर, इबोला हीमोरेजिक फीवर। क्या होता है, जब इबोला वायरस होता है ना तो ये प्रॉब्लम क्या करता है पता है, कि जो सेवरल ना बहुत ब्लीडिंग करने लगता है, सीवियर ब्लीडिंग करने लगेगा। जब ब्लीडिंग करने लगेगा तो ऑर्गन क्या होने लगेंगे, ऑर्गन फेल होने लगेंगे। जब ऑर्गन फेल होने लगेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ होता है। फाइनली इसके बाद क्या होने हो जाएगा, डेथ हो जाता है। क्लियर। क्लियर। और जो जो इबोला वायरस होता है ना, वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन से दूसरे पर्सन से, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट ट्रांसमिट थ्रू
बॉडी फ्लूइड, जो भी बॉडी का फ्लूइड रहता है, जैसे जैसे हमारा सलाइवा हो गया और यूरिन हो गया, जैसे ये सब चीज़ों से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। क्लियर। और ये इजीली क्या होता है कि इसको इजीली क्योर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको पहले पता हो जाए तो। नहीं तो अगर ज़्यादा लेट होगा तो ज़्यादा सीवियर फिर होने लगेगा, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के बाद ऑर्गन फेल होने लगेंगे, जब ऑर्गन फेल होने लगेंगे तो एट द एंड क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है। क्लियर। अगर सिम्टम्स की बात करूँ मैं तो फीवर, बॉडी एके, पेन्स सच है, जैसे हेडेक होने लगेगा, जॉइंट पेन होने लगेगा, वीकनेस और फटीग होने लगेगा, सोर थ्रोट और लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर। उसके बाद में एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वोमिटिंग। और एपिडेमियोलॉजी की बात करूंगा तो इबोला वायरस होता है ऑल जो पर्सन होते हैं सब में होता है, और ये इन्फेक्टेड किससे होता है, एनिमल्स ब्लड के, एनिमल्स ब्लड से। क्लियर। एनिमल ब्लड हो गया या टिश्यू हो गया या क्या या बॉडी का फ्लूइड हो गया। क्लियर। और पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में, ब्लड हो गया या बॉडी का कोई फ्लूइड हो गया। क्लियर। ये समझ ले, इबोला वायरस हुआ तो सीवियर ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होने के बाद ऑर्गन फेल होंगे, फिर लास्ट में डेड डेड हो जाता है। और आप जो वायरस है उनके नाम याद कर लो, इबोला वायरस, मरबुर्गी वायरस और क्यूबा वायरस। क्लियर। ये और सिम्टम्स सिम्टम्स लगभग सबका सेम रहता है, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा याद करो तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा बताने के लिए। क्लियर। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। ये कम था। आगे हम लोग का इंटेस्टाइनल भी है, तो इंटेस्टाइनल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी था, तो आगे जो इंटेस्टाइनल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कवर करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।